नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विशु शुक्ला और आप देख रहे हैं के न्यूज की खास पेशकश, जिसमें बात करेंगे उपचुनाव में दावेदार देरी पर सवाल। बीजेपी में जहां महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करने में तेजी दिखाई, तो वहीं पार्टी उत्तर प्रदेश उपचुनाव के लिए उम्मीदवारों के नामों का ऐलान करने में समय लगा रही है। यूपी बीजेपी की तरफ से 8 सीटों के लिए 24 दावेदारों के शीर्ष नेतृत्व को भेजी गई लिस्ट है, जिसमें हर सीट पर 3 नाम शामिल हैं। वहीं नामांकन खत्म होने में सिर्फ 3 दिन बचे हैं। बसपा से लेकर सपा तक ने अपने अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। ऐसे में सभी की निगाहें बीजेपी और उसके सहयोगी आरएलडी के उम्मीदवारों पर लगी हैं। आपको बता दें कि यूपी उपचुनाव को 2027 के विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल माना जा रहा है। 2024 के लोकसभा चुनाव में झटका खाई बीजेपी उपचुनाव में कोई राजनीतिक रिस्क लेने के मूड में नहीं है और यही वजह है कि वो फूक फूक कर कदम रख रही है और सपा के पीडीएफ फॉर्मूले की काट निकालने की कवायद में है। 2024 के लोकसभा चुनाव में सीटें कम आने से जनता में फैले सियासी भ्रम को दूर करने के लिए बीजेपी ने उपचुनाव के जरिए सपा को तगड़ी पटखनी देने की रणनीति बनाई है। इससे बीजेपी 9 विधानसभा सीटों में से 8 सीट पर खुद चुनाव लड़ रही है और 1 सीट मीरापुर आरएलडी को दी है। निषाद पार्टी उपचुनाव में 2 सीटें मांग रही है। निषाद पार्टी के मुखिया संजय निषाद मंगलवार को दिल्ली में बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात कर अपनी सीटों की डिमांड रखेंगे। बीजेपी ने उपचुनाव में निषाद पार्टी को एक भी सीट नहीं दी है। माना जा रहा है कि बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व संजय निषाद को दूर कर उन्हें साथ रखने का रास्ता निकाल सकता है। यूपी बीजेपी की तरफ से 8 सीटों के लिए 24 दावेदारों की लिस्ट शीर्ष नेतृत्व को भेजी गई है, जिनमें हर सीट पर 3 नाम शामिल हैं। और अब बात करेंगे महिला सुरक्षा पर सवाल। यूपी में उपचुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही राजनीतिक दलों में बीच आरोप प्रत्यारोप तेज हो गए हैं। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मंगलवार को मीडिया को संबोधित करते हुए प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए हैं और उन्होंने कहा है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह से फेल हो चुकी है। महिलाओं की सुरक्षा के मामले में सरकार पूरी तरह असफल साबित हुई है। प्रदेश में आए दिन महिलाओं के खिलाफ अपराध की खबरें आती हैं, लेकिन सरकार कुछ नहीं करती। उन्होंने बहराइच में हुई हिंसा को लेकर सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि सरकार लोगों को सुरक्षा देने में असफल साबित हुई है।
और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता शिवा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिवा, क्या कुछ जानकारी? जिस तरीके से अखिलेश यादव लगातार प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर मुखर नजर आ रहे हैं और कई सवाल उन्होंने बीजेपी सरकार से पूछे हैं। देखिए, ऐसी आज अखिलेश यादव ने अपने प्रदेश कार्यालय में एक छोटी सी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी और उन्होंने बीजेपी सरकार पर हमलावर होते हुए कहा है कि उत्तर प्रदेश में अब एनकाउंटर नंबर 1 पर बन गया है। बीजेपी सरकार जाति देख करके सारे एनकाउंटर करती है और कभी कभी तो ये भी होता है कि यादव का एनकाउंटर होता है तो उसको बैलेंस करने के लिए एक क्षत्रिय का भी एनकाउंटर होता है। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि महिला अपराध जो है उत्तर प्रदेश में बढ़ गया है, महिलाओं के साथ अपराध हो रहा है। कानपुर में जो एक महिला के हेड कांस्टेबल के साथ जो दुराचार हुआ है, जो शर्मनाक घटना हुई है, उसमें सरकार को घेरते हुए नजर आए हैं और तमाम चीजों पर वो बीजेपी सरकार पर हमलावर हुए हैं। तो अखिलेश यादव अपनी राजनीति को ये कहा जाएगा कि बढ़ाने के लिए लगातार प्रदेश सरकार पर हमलावर होते हैं और ऐसी तमाम बातें आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोली है। बिल्कुल शिवा, लेकिन कहीं ना कहीं उपचुनाव भी यूपी में होने हैं, ऐसे में लगातार कानून व्यवस्था को लेकर या महिला सुरक्षा को लेकर सवाल उठाना ये बीजेपी के लिए क्या आगे जाकर मुश्किलें नहीं पैदा करेगा? देखिए, बिल्कुल बीजेपी सरकार के लिए ये भी बहुत बड़ा कठिन दौर होगा कि जो आए दिन अपराध हो रहे हैं उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में, उनको हैंडल करना और खासतौर से जो इस समय माहौल डिस्टर्ब है, जो तमाम आयोजनों में जो हिंसा हुई है, चाहे वो बहराइच हो, देवरिया हो, अलग अलग जिले हैं, मूर्ति विसर्जन के दौरान जो चीजें हुई, उसको विपक्षी पार्टी के तौर पर समाजवादी पार्टी हमेशा मुद्दा बनाती हुई आई हुई है। और आज भी जब अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो उन तमाम चीजों का वो जिक्र कर रहे थे कि सरकार लॉ एंड ऑर्डर पे काम करती है, लेकिन ऐसे कई मुद्दे हैं, ऐसी कई जगह लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ा है, उस पर सरकार बैकफुट पर है, तो उस पर भी सरकार को आगे आना चाहिए, तमाम चीजें कहनी चाहिए, लेकिन सरकार उस पर आगे नहीं आती है। तो इन्हीं सब चीजों को लेकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष है अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के, वो सारी चीजों को लेकर के बीजेपी सरकार से लगातार वो दावा भी कर रहे हैं कि पूछ भी रहे हैं कि आखिरकार इन सारी चीजों को, लॉ एंड ऑर्डर की चीजों को लेकर के सरकार जवाब क्यों नहीं देती है। शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। और बता दें, अखिलेश यादव ने मीडिया से बातचीत की और उन्होंने महिला की सुरक्षा को लेकर बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा है। साथ ही साथ कानून व्यवस्था को लेकर भी उन्होंने कई सवाल खड़े किए हैं। और अब बात करेंगे उपचुनाव में भाईजान की एंट्री। उत्तर प्रदेश विधानसभा उपचुनाव में सपा और बीजेपी के बीच मुकाबले में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम भी एंट्री हो चुकी है। ओवैसी ने उपचुनाव की 9 सीटों में मुस्लिम बहुल 2 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं। एआईएमआईएम ने कुंदरकी विधानसभा सीट से मोहम्मद वारिस और मीरापुर विधानसभा सीट से अरशद राणा को उम्मीदवार बनाया है। पश्चिमी यूपी की दोनों मुस्लिम बहुल सीटों पर मुस्लिम कैंडिडेट उतारकर असदुद्दीन ओवैसी ने सपा और बसपा की टेंशन बढ़ा दी है। ऐसे में मुकाबला रोचक हो गया है। यूपी उपचुनाव में ओवैसी ने पीडीएम पिछड़ा दलित मुस्लिम फॉर्मूले पर चुनावी मैदान में उतरे हैं, जिसके तहत मुस्लिम बहुल सीटों पर एआईएमआईएम चुनाव लड़ रही है तो ओबीसी बहुल सीटों पर ओबीसी आधारित पार्टियों के खाते में हो गई है। इसके तहत ही कुंदरुकी और मीरापुर सीट पर ओवैसी ने मुस्लिम प्रत्याशी उतारे तो मंझवा सीट पर प्रगतिशील मानव समाज पार्टी चुनाव लड़ रही है। प्रगतिशील मानव समाज पार्टी ने मंझवा सीट से स्वयंवर पाल को कैंडिडेट घोषित किया। ओवैसी ने जिन 2 सीटों पर प्रत्याशी उतारे हैं उनमें सपा और बसपा ने भी मुस्लिम उम्मीदवार पर ही दाव खेल रखा है। बहराइच के महाराजगंज में हुई हिंसा के बाद तरह तरह के मामले निकलकर सामने आ रहे हैं। अब ऐसे में घटना के 9 दिन के बाद भाजपा विधायक सुरेश्वर सिंह के द्वारा
7 लोगों के खिलाफ लिखवाए गए मुकदमे के बाद राजनीति गर्म हो गई है। भाजपा विधायक की तरफ से मुकदमा दर्ज करवाए जाने के बाद सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने तंज करते हुए एक्स पर कटाक्ष किया है। इस पूरे मामले पर भाजपा विधायक सुरेश्वर सिंह का कहना है कि अखिलेश यादव अगर इस मुकदमे के आधार को लेकर चुनाव लड़ना चाहते हैं, चुनाव में अपनी जमानत बचाना चाहते हैं, तो इसके लिए वो कुछ भी लिखे। भाजपा विधायक सुरेश्वर सिंह ने कहा कि मुकदमा लिखवा देने से ना कोई दोषी होता है और ना कोई मुलजिम होता है। उन्होंने कहा कि घटनास्थल पर तमाम सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, उन कैमरे को देखने के बाद ही उचित कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि इस घटना से या इस मुकदमे से महाराजगंज की घटना का कोई लेना देना नहीं है। बुलाने का उद्देश्य आप लोगों को आपके माध्यम से सच्चाई बताने का है। अखिलेश यादव जी ने एक्स पर ट्वीट किया है कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने भारतीय जनता पार्टी के ही अधिकारियों पर दंगा करने का मुकदमा लिखाया। ये सरासर गलत है। तो अगर किसी को आधार लेकर के वो चुनाव लड़ना चाहते हैं उत्तर प्रदेश का और चुनाव जीतना या चुनाव में अपनी जमानत बचाना चाहते हैं, तो उसके लिए कुछ लिखें, हम कुछ नहीं कर सकते। एक बार हम FIR पढ़ देते हैं जिसमें आपके सबके संज्ञान में आ जाएगी कि क्या है। प्रभात कोतवाली नगर बहराइच महोदय, दिनांक 13/10/24 को महाराजगंज जोत चांदपारा में मां दुर्गा प्रतिमा के विसर्जन यात्रा के दौरान हिंसा में मृतक राम गोपाल मिश्र के शव को बहराइच मेडिकल कॉलेज के समक्ष गेट पर रखकर भीड़ प्रदर्शन कर रही थी। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता शुभम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शुभम, क्या कुछ जानकारी है? जैसे मैं आपको बता दूं, बहराइच के माफी महाराज में 13 तारीख को मूर्ति विसर्जन के दौरान सवाल में विधायक सुरेश्वर सिंह ने अखिलेश यादव जो सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उन पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर अखिलेश यादव इस मुद्दे को लेकर चुनाव जीतना चाहते हैं तो वो उनकी बेवकूफी है, वो अपनी जमानत भी जब्त करा बैठेंगे। और साथ साथ विधायक सुरेश्वर सिंह ने कहा कि मैंने जो FIR कराई है वो अभी जो है कानून तय करेगा कि कौन दोषी है कौन दोषी नहीं है, लेकिन ये सभी भाजपा के पदाधिकारी हैं और इन लोगों ने उस दिन जब वो मंत्री में उत्सव लेकर जा रहे थे, तो इन लोगों ने रास्ते में उत्सव को रोका और बवाल शुरू कर दिया। जब वो विधायक सुरेश्वर सिंह वहां से निकलने लगे तो उनकी गाड़ी पर पथराव और नारेबाजी। पीछे से सुरेश्वर सिंह का ये भी कहना है कि उनके पुत्र भी वहां मौजूद थे, लेकिन किसी ने जो है ऊपर हवाई फायरिंग की जिससे इन लोगों को जान का खतरा है। और विधायक सुरेश्वर सिंह ने कहा है कि जल्द से जल्द इन सभी बातों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी, जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। और बता दें आपको कि भाजपा विधायक के मुकदमा लिखवाने के बाद गरमाई राजनीति। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद बात करेंगे सिलेंडर फटना, जानलेवा घटना। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और बात कर रहे हैं सिलेंडर फटना, जानलेवा घटना। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में सोमवार की रात बड़ा हादसा हुआ। ऑक्सीजन सिलेंडर फटने से 2 मंजिला मकान जमीन दोज हो गया और मलबे में दबने से एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत हो गई है। जानकारी के अनुसार सिकंदराबाद कस्बे के गुलावती रोड स्थित आशापुरी कॉलोनी में सोमवार रात 8 बजे ऑक्सीजन सिलेंडर फटने से जबरदस्त विस्फोट हुआ। हादसे में 2 मंजिला मकान जमींदोज हो गया, जिसके मलबे में एक ही परिवार के 26 लोग दब गए। हादसे में परिवार के मुखिया, उनकी पत्नी, बेटी और 2 बेटों समेत 6 लोगों की मौत हो गई। देर रात मलबे में दबे 17 लोगों को निकालने के लिए फायर ब्रिगेड और SDRF के जवान जुटे। मलबे में दबे लोगों को निकाल लिया गया है। बताया जा रहा है कि मलबे में दबने से घायल हुए कुल 7 लोगों में एक की हालत गंभीर है। लेंटर में लगने वाले शटरिंग का काम करने वाले रियाजुद्दीन की पत्नी रुखसाना की तबीयत खराब चल रही थी। वो निजी अस्पताल में भर्ती थी। सोमवार शाम को ही उन्हें अस्पताल से घर लाया गया था। घर लाने के बाद रुखसाना को सांस लेने में समस्या होने लगी। इस पर उन्हें ऑक्सीजन देने के लिए सिलेंडर लगाने की प्रक्रिया चल रही थी। तभी सिलेंडर में जबरदस्त विस्फोट हो गया। घटनास्थल पर देर रात तक राहत और बचाव कार्य जारी रहा।
देखिए, कल बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी थी, जैसा कि आप लोग भी मौके पर थे। उसमें रात में 5 लोगों की असामयिक मृत्यु हुई थी। बाद में एक आदमी गंभीर रूप से घायल थे, उनकी भी मृत्यु हुई है। कुल मिला के पूरे हादसे में 6 लोगों की मृत्यु हुई है। 3 लोग घायल हैं जो अब ठीक हैं। पूरा प्रशासन पीड़ित परिवार के साथ है और उनकी हम लोग जो भी मदद हो सकती है वो पूरी मदद की जाएगी। सर, प्रथम दृष्टया सर क्या संज्ञान में आया ब्लास्ट हुआ था ऑक्सीजन सिलेंडर वहाँ पे? प्रथम दृष्टया गैस सिलेंडर के ब्लास्ट होने से हादसा हुआ प्रतीत होता है। पूरी फॉरेंसिक टीम लगी हुई है और जिनको जांच करने का दायित्व है वो पूरे लोग लगे हुए हैं और मुझे लगता है आज शाम तक ये स्पष्ट हो जाएगा कि किस कारण से ब्लास्ट हुआ है। जनपद बुलंदशहर के सिकंदराबाद कोतवाली क्षेत्र के गुलावटी रोड पर आशापुरी में हुए देर रात ब्लास्ट की अगर बात करें तो अब करीब 14 घंटे के बाद रेस्क्यू रुक गया है और डीएम ने बयान दिया है। डीएम ने बताया जनपद बुलंदशहर ने कि उसमें 6 लोगों की मौत हुई है। 5 लोगों की जो सब निकाले गए थे, लेकिन एक व्यक्ति की उपचार के दौरान मौत हुई थी और मौत के बाद अगर बात करें जिस तरह से जो ब्लास्ट हुआ है उससे कहीं ना कहीं लोगों में दहशत का माहौल था और लगातार जो चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल बन गया था। अगर बात की जाए तो वहाँ एनडीआरएफ की टीम, एसडीआरएफ की टीम और लगातार कई थानों की पुलिस फोर्स वहाँ मौके पर पहुंची थी। जनपद बुलंदशहर के डीएम, एसएसपी सहित तमाम आला अधिकारी वहाँ मौके पर पहुंचे थे और जो जनपद बुलंदशहर में जो ब्लास्ट हुआ है उस पर भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गहरा दुख व्यक्त किया है और जो घायल लोग थे उनके उपचार के लिए जो स्थानीय अधिकारी हैं उनको निर्देशित किया है कि शीघ्र ही उनके लिए अच्छे से अच्छी स्वास्थ्य इलाज की व्यवस्था किया जाए और उनके स्वस्थ होने की जल्दी से जल्दी उन्होंने कामना किया। जनपद बुलंदशहर के डीएम सीपी सिंह ने बताया है कि रेस्क्यू ऑपरेशन अब समाप्त हो गया है। अब किसी तरह का कोई भी मलबे के अंदर व्यक्ति नहीं है। तमाम लोगों को निकाल लिया गया है। जो अगर ब्लास्ट की बात करें, जो ऑक्सीजन सिलेंडर के फटने से ब्लास्ट बताया जा रहा है। हालांकि जो बताते हैं कि परिवार के उसमें 17 से 18 लोग उस घर में मौजूद थे। जो 2 मंजिला मकान था और जिस तरह से ब्लास्ट हुआ था वो पूरी तरह से जमी दोज हो गया मकान और उसमें करीब देखा जा रहा है जो नीचे की जो मंजिल में जो लोग थे वो उसमें से अगर बात की जाए 8 लोग थे। 8 लोगों में से 6 लोगों की हालांकि दर्दनाक मौके पर मौत हुई थी और मौत के बाद में अगर 2 लोग घायल थे जिन्होंने घायलों के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था। हालांकि उनकी जो इलाज की व्यवस्था के लिए जनपद बुलंदशहर डीएम ने जिला अस्पताल के जो सीएमओ उनको निर्देशित किया था किसी तरह की इलाज में कोई भी दिक्कतें नहीं आए। तो उसको लेकर जो जनपद बुलंदशहर डीएम सीपी सिंह उनका बयान आया कि अब रेस्क्यू समाप्त हो गया है। हालांकि उन्होंने जनपद बुलंदशहर डीएम ने भी इस घटना पर दुख व्यक्त करते हुए पीड़ित परिवार के लिए हर तरफ संभव मदद की घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि तमाम जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन पीड़ित परिवार के साथ है। अनिल मीना, किन्हीं इंडिया, बुलंदशहर। देखिए, और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता अनिल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल, क्या कुछ जानकारी है इस पूरे मामले को लेकर? जी देखिए, बिल्कुल मैं आपको बताऊं, जनपद बुलंदशहर के सिकंदराबाद कोतवाली क्षेत्र के गुलावटी रोड पर आशापुरी मोहल्ले में एक जिस तरह से ब्लास्ट हुआ था उसमें ब्लास्ट होने से अगर बात की जाए तो लेंटर गिरने से 6 लोगों की मौत हुई थी। अगर बात की जाए तो रेस्क्यू के बाद में 8 लोगों को निकाला गया था। 8 लोगों को निकालने के बाद में 5 लोगों की मौके पर ही मौत हुई थी। एक व्यक्ति की उपचार के दौरान मौत हुई थी। 2 लोगों को जो घायल थे उनको जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था। हालांकि जो घटना हुई है उस घटना पर जनपद बुलंदशहर के एसएसपी और डीएम ने गहरा शोक व्यक्त किया है। हालांकि बात की जाए तो जो हादसे की जो घटना है उस पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी गहरा दुख व्यक्त करते हुए परिवार को शोक संवेदना व्यक्त किया और जो घायल लोग थे उनके लिए हर संभव मदद के आश्वासन भी दिया और उन्होंने जो स्थानीय अधिकारी हैं उनको निर्देशित किए थे। अगर बात की जाए, देखिए 14 घंटे लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन किया था। अगर उसमें बात की जाए गाजियाबाद से जो एनडीआरएफ की टीम, एसडीआरएफ की टीम और अग्निशमन की टीम लगातार कई थानों का पुलिस फोर्स मौके पर था और जनपद बुलंदशहर के तमाम अधिकारियों की बात करें, डीएम, एसएसपी, एसटीटी, एसडीएम और चित्रदायी तमाम अधिकारी मौके पर मौजूद थे। लगातार अफरा तफरी का जिस तरह से माहौल था। अगर आसपास के मकानों की अगर बात की जाए तो आसपास के मकानों में भी दरारें आई हैं और हालांकि जनपद बुलंदशहर के जो डीएम है उन्होंने जांच के आदेश भी दिए हैं कि आखिर ब्लास्ट होने के कारण है। तो बताया जा रहा है कि जो मृतक के जो परिजन है उन्होंने बताया कि 2 दिन पहले जो उनकी माँ थी वो अस्पताल से उन्हें लाया गया था। लाने के बाद में ऑक्सीजन सिलेंडर लगाया गया था और ऑक्सीजन सिलेंडर की वजह से ब्लास्ट हुआ है और ऑक्सीजन सिलेंडर की वजह से ही जो 6 लोगों की हालांकि मौत हुई है और 2 लोग घायल हैं। घायलों का इलाज जिला अस्पताल में। हालांकि जो बताया जा रहा है 2 मंजिला जो मकान था उसमें करीब 19 लोग रह रहे थे परिवार के और परिवार के जो लोग वहां एकत्रित हुए थे वो सिर्फ माँ को देखने की वजह से सभी लोग उस मकान में आए थे। और अगर बात की जाए तो
करीब रात्रि 8 बजे करीब ये घटना हुई। घटना के बाद अफरा तफरी का माहौल हो गया। हालांकि जो ऊपर की मंजिल पे जो 4 लोग रह रहे थे उनके कोई किसी तरह की कोई भी चोट नहीं आई है। जो नीचे की मंजिल में 8 लोग थे उनमें 6 लोगों की मौत हो गई और 2 लोग जो घायल थे उनके लिए जिला अस्पताल में दाखिल है। हालांकि डीएम उन्होंने कहा 3 परिवार के जो लोग हैं उनके लिए हर संभव मदद का आश्वासन भी दिया। उन्होंने कहा है कि किसी तरह की किसी परिवार के किसी व्यक्ति को कोई परेशानी नहीं होने दी जाएगी। और उन्होंने ये भी कहा है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी परिवार के लिए शोक संवेदना व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि हर संभव मदद की जाएगी। शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। और बता दें आपको कि फायर ब्रिगेड एसडीआरएफ ने देर रात तक रेस्क्यू किया है। और अब बात करेंगे सीजन त्योहारी मिलावटखोरी जारी। खबर हल्द्वानी से है, जहां खुशियों का पर्व दिवाली त्योहार नजदीक है और दीपावली पर खाद्य पदार्थ को लेकर मिलावटखोर भी सक्रिय हो गए हैं, जिसको देखते हुए खाद्य सुरक्षा विभाग ने मिलावटखोरों के खिलाफ कार्रवाई भी शुरू की है। जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी संजय सिंह के नेतृत्व में शहर के कई मावा कारोबारी और मिठाई की दुकानों पर छापेमारी कर सैंपलिंग की कार्रवाई की गई है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी संजय कुमार सिंह ने बताया कि शहर के 3 मावा आढ़तियों और 2 मिठाई की दुकानों पर सैंपलिंग की कार्रवाई की गई, जहां जांच नमूनों को राज्य प्रयोगशाला को भेजा गया है। उन्होंने बताया कि खाद्य सुरक्षा विभाग हमेशा से चेकिंग अभियान के तहत खाद्य पदार्थों की सैंपलिंग की कार्रवाई करता है। दिवाली के त्यौहार को देखते हुए कमिश्नर साहब की तरफ से ऑर्डर आया था, तो इसी महीने हमने एक घी के सैंपलिंग का एक बहुत बड़ा ड्राइव चलाया है। तो यहाँ भी बिकने वाले जितने भी ब्रांड हैं लगभग घी के, सबके नमूने लेकर हमने लैब में भेजे हैं। तो उसकी भी जैसी रिपोर्ट आ गई उसमें कार्रवाई करेंगे। और जहाँ तक मिठाई की दुकानों में एक्सपायरी बेचने का या और दुकानों में एक्सपायरी का मामला है, तो हमारे यहाँ भी विधिक सेवा प्राधिकरण की अध्यक्षता में एक्सपायरी के लिए अलग से कमेटी बनी हुई है 4 विभागों की। उसमें हम लगातार कार्रवाई करते हैं। और अभी हमने पिछले समय में एक्सपायर्ड सामान बेचने पर एडीएम कोर्ट में बहुत केस फाइल किए हैं। तो ये भी हमारा लगातार चलने वाला कार्यक्रम है। जहाँ भी हमें एक्सपायरी मिलेगा हम लगातार उस पर कार्रवाई करेंगे और एडीएम कोर्ट में केस फाइल करके जुर्माने भी कराए जा रहे हैं। इसमें हम लोगों ने अभियान चला रहे हैं। तो जो सप्लाई का जो मावा है, जो मावा बेचने वाले हैं, मिठाई हैं, उनको ध्यान रखा जा रहा है, नमूने लिए जा रहे हैं। तो जो सप्लायर हैं मावे के, मिठाई के, उनसे भी और दुकानों से भी सैंपलिंग कर रहे हैं। और लगातार जैसे जैसे त्यौहार आएगा इसकी कार्रवाई तेज की जाएगी और लगातार इसमें नमूना लेकर कार्रवाई की जा रही है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता दीपक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक, क्या कुछ जानकारी है? लगातार छापेमार कार्रवाई जो है वो की जा रही है। बताना चाहूँगा, जिस प्रकार से दिवाली सीजन शुरू हो गया है, जिसके चलते कहीं ना कहीं जो लगातार जो मिलावट हो रहा है कहीं ना कहीं सक्रिय होते हुए नजर आ रहा है, जिसके बाद प्रशासन की उन पे पैनी नजर है। क्योंकि लगातार प्रशासन द्वारा बातें तो बड़ी बड़ी की जाती है, लेकिन दरअसल में वो कहीं ना कहीं निराधार दिखाई देते हैं। क्योंकि जिस प्रकार से मिलावट खोरी के मामले लगातार था, चाहे वो खोया हो, चाहे वो मिठाई हो। पूर्व में एक आदेश पारित हुआ था कि मिठाइयों की डेट डाली जाएगी, लेकिन कहीं न कहीं उसको हटा दिया गया। सबसे बड़ी लापरवाही इसमें विभाग की दिखती है। और जिस प्रकार से लगातार जो खाद्य आपूर्ति अधिकारी हैं उनके द्वारा छापेमारी की जा रही है, चाहे वो मिठाई हो, चाहे वो खोया हो, उनकी लगातार सैंपलिंग की जा रही है। और चाहे वो घी हो, उसको लेके लगातार सैंपलिंग करने के बावजूद भी कहीं ना कहीं अभी भी जो मिलावट हो रहा है वो कहीं ना कहीं सामने नजर आते हैं। उसके बावजूद प्रशासन लगातार बात तो करता है कि उनको पकड़ने की बात की जाती है, उन पर कार्रवाई करने की बात, खाली चालानी कार्रवाई तक उनको छोड़ रहा है। लेकिन लोगों की जिंदगी के साथ जिस तरह मिलावट को करते हैं वो कहीं ना कहीं निंदनीय है। जी शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। और खास पेशिश में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सार।